भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी की प्रमुख विशेषताएं क्या है। सबसे पहली विशेषता है कंपनी एक समामेलित संस्था है। समामेलित संस्था का तात्पर्य है कि कंपनी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा या निकाय द्वारा समामेलित या पंजीकृत करवाई जाती है। यानी कंपनी जो है वह वर्तमान कंपनी अधिनियम 2013 या 2013 के पूर्व जो कंपनी अधिनियम भारत में प्रचलन में था उस अधिनियम के प्रावधानों की पालना करने के अनुसार जो कंपनी समामेलित की गई है या पंजीकृत हुई है वो क्या कहलाती है, कंपनी कहलाती है। दूसरी विशेषता है कि कंपनी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा समामेलित करवाई जाती है। जिस कंपनी की स्थापना करने के लिए, कंपनी का समामेलन या पंजीकरण कराने के लिए दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति होने अनिवार्य है या व्यक्तियों के समूह द्वारा समामेलित या पंजीकृत करवाई जाती है, या फिर कंपनी जो है किसी भी अन्य संस्था या निकाय द्वारा भी समामेलित करवाई जा सकती है। तो दो विशेषताएं हैं, कंपनी एक समामेलित संस्था है और कंपनी का समामेलन व्यक्तियों या निकाय द्वारा किया जा सकता है। तीसरी विशेषता है कंपनी की सदस्य। कंपनी के सदस्य उसके वास्तविक स्वामी होते हैं। कंपनी की जो अंशधारी होते हैं वो ही कंपनी के सदस्य कहलाते हैं। एक निजी कंपनी की दशा में कंपनी की न्यूनतम सदस्य संख्या 2 होती है और सार्वजनिक कंपनी की दशा में न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होती है। यदि प्रवर्तक कोई निजी कंपनी की स्थापना करना चाहते हैं तो कम से कम 2 सदस्य होने अनिवार्य हैं, और सार्वजनिक कंपनी का यदि समामेलन या पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो सार्वजनिक कंपनी के न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए, 7 होने अनिवार्य हैं। नेक्स्ट आता है अधिकतम संख्या। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कंपनी के प्रथम सदस्य कहलाते हैं। निजी कंपनी की दशा में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 और अधिकतम 200 होती है, और सार्वजनिक कंपनी की दशा में न्यूनतम सदस्य संख्या 7 और अधिकतम पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में कंपनी की प्रमुख विशेषता है कि एक निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 होती है और अधिकतम 200 हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकती है। और सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होती है और अधिकतम पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति जो हैं वह कंपनी के प्रथम सदस्य कहलाते हैं। पार्षद सीमा नियम क्या होता है, कंपनी का एक महत्वपूर्ण और आधारभूत प्रलेख होता है। इसके बिना कंपनी का पंजीकरण नहीं करवाया जा सकता है। यह कंपनी के उद्देश्यों को परिभाषित करता है और अधिकार और दायित्वों की व्याख्या करता है। कोई भी कंपनी या कंपनी के सदस्य इसकी सीमा के बाहर जाकर के कार्य नहीं कर सकते हैं। ये पार्षद सीमा नियम कहलाता है।
विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी जो है वो एक कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, क्योंकि इसका निर्माण कानून के द्वारा होता है, ईश्वर के द्वारा नहीं होता है। कंपनी को वो समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि एक प्राकृतिक मानव को प्राप्त होते हैं। जैसे एक प्राकृतिक मानव अनुबंध कर सकता है तो कंपनी भी अनुबंध कर सकती है। कंपनी भी संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकती है। कंपनी भी किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था पर बात दायर कर सकती है। कंपनी की भी राष्ट्रीयता होती है। कंपनी किराया वसूल कर सकती है। केवल कुछ अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होने के नाते विवाह नहीं कर सकती है, प्रजातांत्रिक चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती है और कंपनी की नागरिकता नहीं होती, बल्कि नागरिकों का एक समूह होता है। यानी कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, यानी कि एक प्राकृतिक मानव को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वही कंपनी को अधिकार प्राप्त होते हैं। कंपनी का निर्माण कानून के द्वारा होता है, उसका कोई शारीरिक ढांचा नहीं होता, उसकी संगठनात्मक संरचना होती है। संचालक उसके मस्तिष्क कहलाते हैं और सचिव उसके कान, आंख और हाथ होते हैं। इसकी मृत्यु भी कानून के हाथों में होती है, ईश्वर के हाथों में नहीं होती है। जैसे एक प्राकृतिक मानव किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था से अनुबंध कर सकता है, वैसे ही कंपनी भी किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था से अनुबंध कर सकता है और कंपनी भी किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था से अनुबंध कर सकती है। कंपनी भी अपनी स्वयं की संपत्ति होती है, वह किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था से संपत्ति का क्रय और विक्रय कर सकती है और अन्य व्यक्ति या संस्था भी कंपनी से संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकते हैं। कंपनी भी किसी अन्य व्यक्ति या संस्था पर बात चला सकती है और अन्य व्यक्ति या संस्था भी कंपनी से बात चला सकते हैं। जैसे एक प्राकृतिक मानव की भी राष्ट्रीयता होती है कि वो देशी है या विदेशी है, उसी प्रकार कंपनी की भी राष्ट्रीयता होती है कि वह देशी है या विदेशी है। अब जैसे एक व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था से किराया वसूल कर सकता है, वैसे भी कंपनी भी किसी भी व्यक्ति या संस्था से अपना किराया वसूल कर सकती है। कंपनी को केवल 3 अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वह एक कृत्रिम व्यक्ति है, कानून के द्वारा निर्मित व्यक्ति है, वह उसका शारीरिक ढांचा नहीं होता, इसलिए वह विवाह नहीं कर सकती है, प्रजातांत्रिक चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती है, कंपनी की नागरिकता नहीं होती, बल्कि नागरिकों का एक समूह होता है। स्थायी अस्तित्व। कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है यदि कंपनी के समस्त अंशधारियों की या सदस्यों की मृत्यु भी हो जाती है तो भी कंपनी की मृत्यु नहीं होती है, कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक कंपनी की सामान्य सभा चल रही थी, तो शत्रु देश ने उस सभा स्थल पर
बम डाल दिया था जिसमें समस्त अंशधारियों और कंपनी के सदस्यों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन फिर भी कंपनी का अस्तित्व था। कहने का तात्पर्य है कि कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है, चाहे उसके समस्त अंशधारियों और सदस्यों की मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। सार्वभौम मुद्रा। सार्वभौम मुद्रा कंपनी के हस्ताक्षर का प्रमाण होता है। प्राकृतिक मानव किसी भी प्रपत्र को, दस्तावेज को अपने हस्ताक्षर करके प्रमाणित कर सकता है। इसलिए कंपनी चूंकि एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसलिए वह स्वयं किसी भी प्रपत्र को, दस्तावेज को या प्रपत्रों को हस्ताक्षर करके प्रमाणित नहीं कर सकती है। इसलिए प्रत्येक कंपनी के प्रपत्रों और दस्तावेजों पर एक ट्रेडमार्क होता है, सार्वभौम मुद्रा होती है, जो इस बात का अकट्य प्रमाण होता है कि ये कंपनी के द्वारा जारी किया गया एक हस्ताक्षरित और प्रमाणित प्रलेख है। जैसे जीवन बीमा निगम में हर प्रपत्र पर लिखा हुआ होता है योगक्षेम वाहम्यम। ये क्या है? ये जीवन बीमा कंपनी का एक ट्रेडमार्क है, सार्वभौम मुद्रा है, जो इस बात का अकट्य प्रमाण होता है कि ये जीवन बीमा के द्वारा जारी किया गया एक हस्ताक्षर और प्रमाणित प्रलेख है। तो सार्वभौम मुद्रा कंपनी के हस्ताक्षर का प्रमाण माना जाता है। कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। एक अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्यों तक सीमित होता है। और गारंटी या प्रत्याभूति द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी के मूल्यों तक सीमित होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि कंपनी के जो सदस्य होते हैं, जो संचालक मंडल होता है, प्रत्येक संचालक अंशधारियों और सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंकित अंशों के अंकित मूल्यों तक सीमित होता है। जैसे किसी कंपनी को यदि 500 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है और यदि किसी अंशधारी के पास 10,000 रुपए के अंश है, तो उसका लाभ का बंटवारा होगा 50,000 करोड़ अनुपात 10,000 रुपए के अंश। इस अनुपात में ही उसको लाभ का भुगतान किया जाएगा। तो प्रत्येक सदस्य अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के दशा में उसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्यों तक सीमित होता है। और गारंटी या प्रत्याभूति द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के दशा में उसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी के मूल्यों तक सीमित होता है। नेक्स्ट विशेषता है अंश पूंजी। कंपनी दो प्रकार की हो सकती है। कंपनी की न्यूनतम अंश पूंजी अनिवार्य है। कंपनी संशोधित अधिनियम 2015 अंडर सेक्शन 268 और 271 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी दो प्रकार की हो सकती है, पूंजी अंश पूंजी सहित और अंश पूंजी रहित। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में ये प्रावधान है कि प्रत्येक कंपनी की अंश पूंजी, न्यूनतम अंश पूंजी अनिवार्य होता है। ये जो न्यूनतम अंश पूंजी है, जिसके आधार पर कंपनी का समामेलन करवाया जाता है,
वो पूंजी कहलाती है अधिकृत पूंजी, जिसके आधार पर कंपनी का पंजीकरण करवाया जाता है, समामेलन करवाया जाता है, वो पूंजी कहलाती है अधिकृत पूंजी या पंजीकृत पूंजी। लेकिन भारतीय कंपनी संशोधित अधिनियम 2015 की धारा 268 और 271 में यह प्रावधान कर दिया गया कि कंपनी दो प्रकार की हो सकती है, जिसकी पूंजी छोटे छोटे मूल्यों के छोटे छोटे अंशों में विभक्त हो सकती है, यानी कि अंश पूंजी सहित हो सकती है। और एक कंपनी ऐसी हो सकती है जिसकी पूंजी अंशों में विभक्त नहीं होती है, अंश रहित होती है, यानी गारंटी या प्रत्याभूति द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। तो कंपनी जो है वह अंश पूंजी वाली भी हो सकती है और अंश पूंजी रहित भी हो सकती है। हस्तांतरण योग्य अंश। कंपनी की ये विशेषता है कि कंपनी की अंश पूंजी जो है वो एक अंशधारी किसी दूसरे अंशधारी को अपने अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है, लेकिन एक निजी कंपनी के अंशधारी अपने अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकता है, बल्कि उसको नियमित करने के लिए कुछ नियम या उपनियम बना दिए गए हैं, यानी कि कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, लेकिन पूर्णतया प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। और सार्वजनिक कंपनी के अंशधारी अपने अंश का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सकता है, यानी भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में ये प्रावधान है कि कंपनी की अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सकता है, चाहे वह निजी कंपनी हो चाहे वह सार्वजनिक कंपनी हो। वह अपने अंशों के हस्तांतरण को नियमित करने के लिए कुछ नियम या उपनियम बना सकती है, लेकिन पूर्णतया प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। निजी कंपनी कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक कर सकती है। अभियोग का अधिकार। चूंकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है और कृत्रिम व्यक्ति होने के नाते उस कंपनी को वो समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि एक प्राकृतिक मानव को प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक मानव जैसे किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था पर न्यायालय में अभियोग या मुकदमा दायर कर सकता है, वैसे ही कंपनी भी किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था पर वाद दायर कर सकती है। पृथक संपत्ति। कंपनी की संपत्ति अपनी स्वयं की संपत्ति होती है, उसके ऊपर किसी भी सदस्य, अंशधारी या संचालक मंडल, प्रबंध संचालक या सचिव किसी का भी अधिकार नहीं होता है। सदस्य, अंशधारी, संचालक, प्रबंधक, सचिव, इनकी संपत्ति अपनी संपत्ति होती है और कंपनी की संपत्ति अपनी संपत्ति होती है। अनुबंध करने की क्षमता। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार कंपनी में एक अनुबंध करने की क्षमता पाई जाती है, क्योंकि कंपनी के मस्तिष्क जो है वो संचालक होते हैं, सचिव उसके कान और आंख और हाथ होते हैं। इसलिए कोई भी कंपनी किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था से अनुबंध कर सकती है और अन्य व्यक्ति या संस्था कंपनी से अनुबंध कर सकते हैं। यह होती है कंपनी की प्रकृति या कंपनी की विशेषता। थैंक यू।